तो आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस अकाउंट्स। इसमें हम लोग जो सिलेबस कवर करेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा और उसको रिकॉर्ड भी कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर आपको रेफरेंस में मिल जाए। तो मैं सीक्वेंस में कोशिश करूंगा कि ये सारी वीडियोस आपको मिल जाए, तो आप क्लास भी ले पाएँ और साथ में फिर दोबारा अगर उसे आपको देखना हो तो आपको ये वीडियोस मिल जाए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है एडवांस अकाउंट के अंदर जो पहला चैप्टर हमारा वो है कि व्हाट इज़ अ कंपनी। कंपनी क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ा होना और पर्सन मतलब व्यक्ति। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब व्यक्तियों का समूह। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं। तो एक फीचर तो ये हो गया कि कंपनी के अंदर एक आदमी नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा लोगों का समूह होता है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब सारे जो मेंबर हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर, जो व्यक्तियों का समूह है, उन सभी का उद्देश्य क्या है? समान है। यानी सारे लोगों की सोच एक जैसी है, तभी तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। एक जैसे लोग मिलके ही काम कर रहे हैं। अगर डिफरेंट सोच के लोग हो जाएंगे, अलग अलग मकसद होगा, तो कोई एक संस्था का निर्माण नहीं होगा। तो कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और यूनाइटेड है, और इसीलिए वो सारे लोग इकट्ठा हैं कि उनका उद्देश्य एक है। और किस लिए उद्देश्य है? तो उद्देश्य उनका वही है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, लाभ कमाना। तो कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर एंड मेकिंग, तो व्यक्तियों का समूह है इस, और सभी व्यक्तियों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक प्रॉफिट। इसके अलावा एक कंपनी हम और आप मिलके बना लें बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, तो कानून के हिसाब से वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो ज़रूरी क्या है कि कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी लॉ को ऑपरेट करने के लिए क्या बनाया गया है? एक नियम, उसका नाम है कंपनी एक्ट 2013। जैसे जीएसटी को ऑपरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया है? जीएसटी एक्ट 2017। जैसे इनकम टैक्स के लिए एक लॉ बनाया गया है, उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट
1961। ऐसे ही पार्टनरशिप के लिए एक्ट बनाया गया है जिसके अनुसार पार्टनरशिप चलती है 1932। तो अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, समझना है, टैक्स का पेमेंट, रिटर्न फाइल करना, तो आप क्या देखेंगे? इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे। अगर आपको जीएसटी से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए, जीएसटी से संबंधित कोई काम करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, व्यापार करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, रिटर्न फाइल करना है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो आप किसके अनुसार करेंगे? जीएसटी लॉ के अनुसार करेंगे। वैसे ही एक कंपनी की स्थापना करेंगे, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी होगी कि पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। अब वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी कि लिमिटेड बाय गारंटी होगी कि अनलिमिटेड कंपनी होगी, वो किसके अनुसार डिसाइड होगा? कंपनी एक्ट के अंदर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, अगर वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो फिर उसे आप कंपनी कहते हैं। समझ में आ गया? फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट अगर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो फिर ये इंस्टीट्यूट क्या कहलाएगा? कंपनी कहलाएगा। ये बैंक भी क्या है? एक कंपनी है, उनके नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होगा, जब पूरा नाम देखेंगे तब कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, रियल इस्टेट की कंपनी, कंज्यूमर प्रोडक्ट एफएमसीजी की कंपनी, आईटी की कंपनी, है ना। तो हर अलग अलग तरह की कंपनी है, डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस है। एजुकेशन इंडस्ट्री की कंपनी, हॉस्पिटैलिटी की कंपनी, ये सब क्या है? कंपनी के अलग अलग टाइप्स हैं, नेचर है, लेकिन है वो सब सारी की सारी, और सब किससे रेगुलेट होती हैं? तो ओवरऑल कंपनी क्या है? व्यक्तियों का समूह है, यानी कंपनी में एक आदमी तो नहीं है, एक से ज़्यादा लोग मिल के काम कर रहे, यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट, और सभी लोगों का मकसद, उद्देश्य एक जैसा है, वो सब एक जैसा मिल के काम करना चाहते हैं। और उसमें एक मकसद ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बिज़नेस इसीलिए करना चाहते हैं ताकि उनको कुछ, अब हर संस्था कंपनी नहीं है, क्योंकि वही संस्था, वही ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होगी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी। तो कैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहचानेंगे कि ये संस्था कंपनी है कि नहीं है? तो उसकी पहचान इससे हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के पहली जो फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इन आइज ऑफ लॉ देखो, कानून के हिसाब से देखें तो कोई भी संस्था क्या है? नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल ही तो है। हम लोग भी तो पर्सन हैं, बट नेचुरल पर्सन है। वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, बट कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो वी मेक कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो इस वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई भी काम खुद से नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी क्या करती है? अलग अलग रोल के लिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्तियों का चयन करती है, सिलेक्शन करती है, रिक्रूटमेंट करती है, और वो सारे लोग कंपनी का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि जैसे हम हैं, आप हैं नेचुरल पर्सन, ठीक उसी तरीके से कंपनी लॉ कहता है कि ये भी एक पर्सन है। कौन? कंपनी। कंपनी क्या है?
एक पर्सन है, फर्क ये है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट का मतलब अलग, एंटिटी मतलब अस्तित्व, यानी अलग अस्तित्व है किसका? कंपनी। और कंपनी में जो कंपनी को बनाया जिन लोगों ने, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, वो लोग एक नहीं है, बल्कि कंपनी और कंपनी के लोग अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे आप लोग और हम पर्सन हैं, बट वी आर सेपरेट टू ईच अदर बिकॉज वी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमारा अपना अलग अस्तित्व है और आपका अलग, सब में कुछ न कुछ एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी की पहचान है। वैसे ही हर कंपनी भी कानून की नज़र से एक कंपनी दूसरी कंपनी से बिल्कुल अलग है, और कंपनी के ओनर नेचुरल पर्सन है और कंपनी जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है वो एक सेपरेट पर्सन है। इट मीन्स कि ओनर और कंपनी बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर, तो वी कैन नॉट मिक्स अप द अफेयर्स ऑफ ओनर्स एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी, तो बोथ आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करता है कि कंपनी एक अलग व्यक्ति है। इट मीन्स कंपनी के नाम से जो भी लोन है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके मेंबर्स पे नहीं है। कंपनी खुद अपने नाम से लोन ले सकती है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी की अपनी खुद की असेट्स और कंपनी की खुद की लायबिलिटी हो सकती है। जैसे हमारी आपकी पर्सनल असेट्स या लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक उसी तरह ये निर्जीव है बट इसकी खुद के नाम से असेट्स और लायबिलिटीज़, यानी ये सेपरेट होती है ओनर से। कंपनी की असेट्स को ओनर की असेट्स नहीं माना जाएगा। तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी। सीमित दायित्व। अब जैसे कंपनी का क्या है कि जो भी कैपिटल है, पूंजी, पूंजी तो वही है जो बिजनेस में ओनर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। जो भी पैसा लगा के बिजनेस हम शुरू करते हैं वो कैपिटल होता है। अब उस कैपिटल में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, ए बी सी। अगर इनका कंट्रीब्यूशन एक का 50% है, इनका 25% है, इनका भी 25% है, तो अगर 25% का ओनरशिप इनके पास है तो प्रॉफिट भी 25% है, और अगर इन फ्यूचर लायबिलिटी आएगी तो लायबिलिटी भी 25% है, लॉस भी। यानी ये मतलब हुआ कि जैसे बी से ये नहीं कहा जा सकता कि आप 30% नुकसान सही है, उनकी ओनरशिप 25% की है तो लॉस भी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो 50% नहीं ले सकते। अब सेपरेट लीगल एंटिटी है और लिमिटेड लायबिलिटी है, तो जिसकी जितना कंट्रीब्यूशन है, जिसका जितना शेयर्स है, जिसका जितना ओनरशिप है, उतना ही उनको प्रॉफिट और लॉस में शेयर्स मिलता है। कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, कंपनी के ऊपर कर्ज हो जाता है, तो आप ये नहीं फोर्स कर सकते कि ये ज़्यादा दे दें ये कम। जिसकी जितनी लायबिलिटी है वो सीमित है, वो उतना ही आपको पेमेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बी की 2 लाख रुपए बी ने कमिटमेंट किया है कंपनी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन।
1.5 लाख रुपए वो ऑलरेडी पेड कर चुका है, तो बचा कितना है? 50,000। बट कंपनी अगर इन फ्यूचर डिमांड करती है बी से, मिस्टर बी से कि आप रेस्ट अमाउंट जो बचा हुआ है वो कंपनी में आप दीजिए, कंपनी को फंड की नीड है, तो ये कितना देंगे? 50,000, क्योंकि 1.5 लाख रुपए वो ऑलरेडी, और 2 लाख ही का उनको कंट्रीब्यूशन करना है, 2 लाख का ही उनके पास शेयर होल्डिंग है, तो 50,000 रुपये वो कॉल करने पर पे करेंगे। अगर कंपनी कॉल करती है तो कितना पे करेंगे? अब कंपनी फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं आप 60,000 रुपये दीजिए। किस वजह से? लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी हमेशा कंटिन्यू, जब तक उसे लीगल तरीके से बंद ना किया जाए तब तक खुद से अपने आप बंद। यानी कंपनी में जो काम करने वाले लोग होते हैं अगर वो छोड़ दें तो कंपनी की लाइफ पर उसका कोई असर, कंपनी कंटिन्यू करती है। आप देखिए टाटा कंपनी है, आज़ादी से पहले की है, और बहुत सी कंपनियां इंडिया में हैं, इतनी पुरानी पुरानी कंपनियां हैं, उसमें कितने ही लोग आए होंगे और गए होंगे, बड़े बड़े डायरेक्टर, मैनेजर, और लेकिन कंपनी वैसे ही है, इम्प्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है। तो इट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि कंपनी में एम्प्लॉय के आने जाने से या किसी के छोड़ देने से कंपनी की लाइफ पे कोई असर। ये ऐसा ही है जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी है और आप 2 ही लोग हैं, और आप तो वो ज़मीन रहेगी, वो किसी और के नाम से, और वो कानूनी तौर पर आप लोग उनके वारिस हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम से, यानी प्रॉपर्टी वो कहीं जाती नहीं है। कंपनी रहती है, लोग बदल जाते हैं, आपके फादर थे अभी आप हो गए, तो ये चीज़ सक्सेशन का काम होता रहता है, उत्तराधिकार का नियम लागू होता रहता है, लोग कंपनी में आते जाते रहते हैं, बट कंपनी की लाइफ पे उसका कोई असर। कंपनी तभी बंद होगी जब कंपनी को कानूनी तौर से, जैसे कानूनी तौर से उसका आपने रजिस्ट्रेशन किया था। फिर नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम ओनरशिप टू मैनेजमेंट। अब कंपनी क्या करती है, अपना काम, एक टीम है जो एम्प्लॉय कहलाते हैं, उनको हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। तो हर आदमी को उनकी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो जब उनको दे दी जाती है तो जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते। यानी कंपनी का ओनरशिप, आप मालिक हैं, वो एक अलग चीज़ है, और आप उसमें काम करते हैं, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बाहरी व्यक्ति मैनेजमेंट को प्रभावित कर सके या मैनेजमेंट कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर सके। यानी यहाँ पर एकदम ओनरशिप को मैनेजमेंट से सेपरेट कर दिया गया है। तो कोई भी पर्सन कंपनी के इंटरनल मैटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये विशेषताएं हैं, क्या है, कंपनी क्या है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी सेपरेट है बाय लॉ, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना ओनरशिप है उतनी लायबिलिटी है,
परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी कभी नेचुरल डेथ नहीं होती, कंपनी कंटिन्यू करती रहती है, एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम ओनरशिप टू मैनेजमेंट का मतलब कंपनी और मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाते हैं वो दोनों अलग अलग काम करते हैं, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। इसके अलावा और कोई फीचर, एक और फीचर जैसे आप लिख सकते हैं कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब स्टैंप या मुहर। अब देखिए कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी कैन नॉट साइन, तो इसीलिए वहाँ पे एक स्टैंप लगाया जाता है। स्टैंप रिप्रेजेंट करता है कंपनी की साइन को, इसलिए कंपनी का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो जब स्टैंप लगाता है तो फिर उसके बाद साइन करता है, तो ये माना जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स किसकी तरफ से इशू किया गया है, उस कंपनी के बिहाफ पे, न कि उस व्यक्ति के बिहाफ पर। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको ये कैरेक्टर्स दिखें, ये फीचर्स दिखें, तो आप बोलेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी है। तो हमने आज ये समझने की कोशिश करी है कि कंपनी कहते किसे हैं, ठीक। और दूसरी हमने पहचान करने की कोशिश की है कि कंपनी जिसे हम कहते हैं उसकी क्या विशेषता होती, यानी हर संस्था को तो हम कंपनी नहीं कह सकते। अगर ये विशेषताएं उसके अंदर पाई जाती हैं किसी संस्था के अंदर, तो फिर वो संस्था क्या है, कंपनी है। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द कंपनी। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ, कि कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए।